हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैग्नीफाइंग ब्रेन्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, जो कि मैक्स वेबर ने दी थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर अभी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, उसी में ये हमारा सेकेंड वीडियो है। एंड इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी पढ़ाई साथ ही साथ होती चली जाए। और यदि आपको मेरे लेक्चर्स के रिटर्न नोट्स चाहिए तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहाँ से जाके इसे रिटर्न फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये थ्योरी मैक्स वेबर ने दी थी, जो कि एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे। थ्योरी शुरू करने से पहले थोड़ा ब्यूरोक्रेसी का मतलब जान लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी वर्ड आपने जनरली गवर्नमेंट से एसोसिएटेड वर्ड सुना होगा, जैसे आईएएस, आईएपीएस, इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, सीबीआई ऑफिसर्स होते हैं। ये सब हमारे इंडर गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसी के अंडर आते हैं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टमेटिक स्पेशल सिस्टम फॉर्म करना जो स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस को खुद भी फॉलो करे और दूसरों को भी फॉलो करवाए, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्मिटी यानी कि समानता और अथॉरिटी को मेंटेन रखे। यही आईएएस और सीबीआई ऑफिसर्स और जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, यही उनका काम होता है। ये क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद भी फॉलो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी फॉलो करवाते हैं और जनता को भी फॉलो करवाते हैं, है ना। तो मैक्स वेबर ने यही, तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि इन सिंपल वर्ड्स ऑथोरिटी सिट्स विद अ पोजीशन नॉट अ पर्सन, यानी कि कोई भी ऑथोरिटी होती है वो उसकी पोजीशन के द्वारा जानी जाती है, ना कि कोई पर्सन। जैसे मान लीजिए अभी नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो अभी प्राइम मिनिस्टर है। मान लीजिए कल को वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते हैं, तो क्या आप उनकी ऑथोरिटी, आप उनको उसी तरीके से देखेंगे जिस तरीके से आज उनको देख रहे हैं? कल को वो जैसे बोलेंगे कि ये रूल आना चाहिए, वो रूल आना चाहिए, वो बोलेंगे कि ये रूल अप्लाई कर दिया जाए, तो क्या वो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उस अथॉरिटी पे, उस पोजीशन पे नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि पोजीशन मैटर करती है, पर्सन मैटर नहीं करता है। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन मैटर करती है। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे कौन बैठा है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी यही चीज़ फॉलो होती है कि सीईओ जो है, सीईओ की पोस्ट मैटर करती है। सीईओ कौन बना है उसकी कैपेबिलिटी मैटर करती है। वो पर्सन क्या है, कौन है, किसका रिश्तेदार है, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो यही चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में भी लागू होना चाहिए। इसी फेवर में मैक्स वेबर ने ये थ्योरी में कहा था। अब आता है मैक्स वेबर की थ्योरी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो प्रिंसिपल्स जो उन्होंने दिए थे। बेसिकली उनकी 5 to 6 प्रिंसिपल्स हैं, या कहीं कहीं पे उनकी 5 प्रिंसिपल्स मिलते हैं, कहीं कहीं पे 6 प्रिंसिपल्स मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 6 प्रिंसिपल्स पर और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। 6 प्रिंसिपल्स ये हैं: डिवीजन ऑफ लेबर, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, फ्रेमवर्क एंड कंसिस्टेंट and complete rules, impersonality and formal selection, separation of owners property from official property, and last training and job requirements and skills। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़, तो चलिए प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर। मैक्स वेबर का ये कहना था कि हर ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम मिलना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर फ़ोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बर्गर बनाने वाले 2 लोग हैं। एक को बर्गर की टिक्की बनाने में स्पेशलाइजेशन है और एक को टॉपिंग्स बनाने की स्पेशलाइजेशन है। यदि दोनों का काम स्विच कर दिया जाए तो वो अपना काम कॉम्पिटेंसी के साथ नहीं कर पाएंगे। वो अपने काम में लगातार गलतियां करेंगे और उसे सही तरीके से पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि ऐसा किया जाए तो एम्प्लॉयज़ को अपने फुल कॉम्पिटिशन के साथ काम करने को समय पर पूरा करने का मोटिवेशन मिलता है। यदि जैसे बर्गर्स वालों को, अगर जो जिसको टिक्कियाँ बनाने में ज़्यादा अच्छे स्पेशलाइजेशन, उसको यदि वही काम दिया जाएगा तो वो अपना काम पूरी कॉम्पिटेंसी के साथ और समय पे पूरा करेगा। तो इसी तरह वेबर के अनुसार एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन वही है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को उनकी कॉम्पिटेंसी और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया गया है।
अगला प्रिंसिपल है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर हायरार्की होना चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट को लेवल्स में बांटा जाना चाहिए, जिसमें हर लेवल अपने टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हर लेयर को अपने से लोअर लेवल के लोगों को सुपरविजन देना होगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों की सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होगी, वहीं जितना लो लेवल होता जाएगा मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही घटती चली जाएगी। इस तरीके के हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर करता है। जैसे कि यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हैं, पिक्चर्स में देख रहे हैं कि एक हायरार्की बनी हुई है। सबसे ऊपर टॉप लेवल पर है बोर्ड एंड प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट्स हैं एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ हेड एंड सुपरवाइजर्स एंड एम्प्लॉयज़ है। एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे कम होती है, लेकिन प्रेसिडेंट की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट को डिसीजन लेता है वो अपने एम्प्लॉयज़ तक नीचे डेलीगेट करता है, और जो एम्प्लॉयज़ है वो इन्फॉर्मेशन जो भी काम के दौरान मिल रही है वो ऊपर तक, टॉप लेवल तक, प्रेसिडेंट तक पहुंचाते हैं इस हायरार्की को फॉलो करते हुए। और जो भी नए ऑर्डर्स हैं या कुछ अगर पॉलिसीज़ बनाई गई है तो वो टॉप लेवल के द्वारा एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट वन इज फ्रेमवर्क ऑफ कंसिस्टेंट एंड कंप्लीट रूल। अगला प्रिंसिपल ये कहता है हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होना चाहिए और क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। ये रूल्स ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर फॉलो होना चाहिए। वेबर ने ये तर्क दिया था कि एम्प्लॉयज़ को हमेशा ये जानना चाहिए कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है और उनको क्या काम करने के लिए देना है, यानी कि उनका जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो उनका एग्जैक्टली वर्क क्या है, उनको ये चीज़ें क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। इसमें उनको उनके वर्क को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उनका ये मानना था कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने से ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्मिटी यानी कि समानता बनी रहती है, भेदभाव का चांस नहीं होता। नेक्स्ट है इम्पर्सनल एंड फॉर्मल सिलेक्शन। एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन उनकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी स्किल्स के बेसिस पर होना चाहिए, ना कि रेफरेंस के बेसिस पर। एम्प्लॉयज़ की क्वालिफिकेशन क्या है और वो ऑर्गेनाइजेशन के काम को करने में कितना सक्षम है, इसका पता लगाकर ही उससे रिक्रूटमेंट में सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनर्स प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑफिशियल प्रॉपर्टी। ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स, चाहे वो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिनेंशियल एसेट हो या ह्यूमन एसेट हो, उसे कंपनी के ऑनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं समझनी चाहिए। ये चीज़ को अक्सर आपने सरकारी अफसरों के द्वारा करती हुई देखी होगी, जहाँ पर बड़े बड़े सरकारी अफसर अपने सबऑर्डिनेट्स को पर्सनल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि गलत है। एम्प्लॉयज़ के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल टर्म्स होना चाहिए, ना कि पर्सनल टर्म्स होना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स, जैसे जो सीईओ हैं, चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, प्रेसिडेंट्स हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को एज अ उनका जैसे पर्सनल असिस्टेंट है या अपना ही काम करवाए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का काम वो कर ही नहीं पा रहा है, ऐसे उनको ट्रीट नहीं करना चाहिए। अगला है और लास्ट प्रिंसिपल है ट्रेनिंग इन जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड स्किल्स। आजकल आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं अपने नए एम्प्लॉयज़ और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें उन्हें नए न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सिखाया जाता है या एग्जिस्टिंग वर्किंग टेक्निक्स को और कैसे इन्हेंस किया जाए उस पर वो एक्सपर्ट्स को बुलाकर स्पेशल सेशन किया जाता है, जिससे एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को भी इम्प्रूवमेंट होता है और ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स थे जो कि मैक्स वीबर ने अपने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में दिए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी काफ़ी फेमस थ्योरी थी। ये सारी जो मैनेजमेंट थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं लगभग ये सब तभी जब आई गई थी जब वेस्ट कंट्रीज़ में प्राइवेटाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पर था और ऑर्गेनाइजेशनल वर्क में काफ़ी सुधार की ज़रूरत महसूस हो रही थी। इसलिए ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी को जब और रिसर्चर्स ने एनालाइज किया तो कुछ क्रिटिसिज्म भी सामने आए, जैसे कि जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो काफ़ी रिजिड टाइप के होते हैं, यानी कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए उसको रेड टेपिज्म का भी नाम दिया गया। रेड टेपिज्म मतलब एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा कठोरता होना, जिसके कारण ह्यूमन रिलेशन की इम्पोर्टेंस घट गई थी ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ सुटेबल फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये पाया गया कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी सुटेबल है क्योंकि वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़रूरी है। बट ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज़रूरत से ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्लाई किया जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन की गति को स्लो कर देती है।
ज़रूरत से ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होने के कारण भी इसने काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस किया। यहाँ पे क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने के कारण इसे ये ऑर्गेनाइजेशन को इनफ्लेक्सिबल बना देता है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी का एक और क्रिटिसिज्म ये देखा गया कि इसके कारण ज़रूरत से ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण डिसीजन मेकिंग को ये स्लो कर देता है। आपने देखा होगा कि जितने भी हम देखते हैं कि कोर्ट के फैसले इतने लेट क्यों होते हैं, डिसीजंस लेने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों होता है, वो इसीलिए होता है। इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एक फैसला देने के लिए, जिसके कारण डिसीजन बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन becomes very difficult. ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की स्ट्रिक्टनेस के कारण कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉयज़ और कम्युनिकेशन, यानी कि अगर किसी टॉप लेवल मैनेजमेंट के व्यक्ति को लोअर लेवल मैनेजमेंट के व्यक्ति से बात करनी है तो उसके बीच में उसको काफ़ी सारी प्रोसेस से गुजरना होगा, तब जाके वो अपने सबऑर्डिनेट से जाके बात कर पाएगा, लेकिन वो डायरेक्टली बात नहीं कर पाता, जिसके कारण कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और उसके कारण ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने सारे पेपर वर्क्स को हैंडल कर सके। लिमिटेड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज के पास अपने आप की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कम टाइम होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो अपने पेपर वर्क्स में उलझे रहते हैं, जिसके कारण वो अपना सेल्फ ग्रोथ नहीं कर पाते। एम्प्लॉयज़ की डेडिकेशन और कमिटमेंट कंसिडर नहीं की जाती है। दिस थ्योरी सुटेबल फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आपको ये थ्योरी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर